Dear students, Assalamu alaikum. So, I welcome all of you in this lecture series on Mrs. Dalloway, a very famous modern novel by Virginia Woolf. अच्छा, आप लोगों को स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने इस नावल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये पूरी जो लेक्चर सीरीज है, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 5 lectures, precisely 5 lectures. And in every lecture there will be 2 parts, part 1 and part 2. इसमें हम करेंगे ये कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपने जहाँ जिस टेक्स्ट को मैं रीड कर रहा हूँ, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रेजेंट इट ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपने करना क्या है कि आपने टेक्स्ट को अपने पास ओपन कर लेना है, अपने हाथ में राइटिंग मटेरियल रखना है सो दैट यू कैन टेक नोट्स। यू कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट इफ अकॉर्डिंग टू योर ईज। तो अगर आपको ऐसे आसानी लगती है तो ठीक है, आप राइटिंग मटेरियल अपने पास रखें एंड यू हैव टू टेक नोट्स बिकॉज दिस विल बी इंटायरली डिफरेंट थिंग। जैसे हम क्लास में डिस्कशन करते हैं उसी तरीके से हम इस नॉवल को बड़ा डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो आइए इस लेक्चर का हम आगाज करते हैं। आप लोग जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसको क्लिक करें और अपने पास जो है जहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ टेक्स्ट, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड दिस फाइल इन पीडीएफ विद देम। तो मिसेस डेलोवे जो है, हमें पता है कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लंदन जो है वहां पे इसकी सेटिंग है इस नॉवल की। वर्जीनिया वुल्फ, शी इज अ वेरी फेमस एंड अ वेरी प्रोमिनेंट मॉडर्न नॉवलिस्ट, मॉडर्न राइटर। ठीक है। और इस पे हमने जो इसके ओवरव्यू पे या इंट्रोडक्शन पे हमने बात की थी वर्जीनिया वुल्फ के हवाले से कि शी यूजेस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सो ब्यूटीफुली इन हर राइटिंग। इसके अलावा मिसेस डेलोवे के साथ साथ इसने टू द लाइट हाउस नॉवल भी लिखा है। उसके बाद इसका नॉवल मिसेस डेलोवे और टू द लाइट हाउस, ये दोनों नॉवेल्स, इसके साथ साथ ये ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है, जो एक आप कह लो कि इट इज अ सर्कल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, उसके साथ भी ये मुंसलिक रही। फिर इसके एक बहुत मेजर थीम जो इसके नॉवल में है वो है फेमिनिज्म। ठीक है। द रूम ऑफ हर ओन के नाम से इसने एक ऐसे लिखा, डिटेल्ड ऐसे, इन विच शी बिलीव्स दैट अ वुमन मस्ट हैव her privacy, must have a freedom, must have a liberty. Specifically, as a female writer, she must have a private room to write according to her own will and desire. तो इसने एक women empowerment को बहुत ज़्यादा जो है फ़रोग़ दिया है। तो मिसेस डेलोवे, बेसिकली इसमें हमारे पास जो बुनियादी किरदार हैं वो है क्लैरिसा डेलोवे का। क्लैरिसा डेलोवे एक 52 ईयर ओल्ड वुमन है। ठीक है। एंड शी इज मैरिड टू अ पॉलिटिशियन and she decides to buy flowers herself for the party she is hosting that evening instead of sending a servant to buy them. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉवल की ओपनिंग लाइन है उसमें ये कहा गया है कि क्लैरिसा सेड दैट शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ। अब ये एक पॉलिटिशियन की वाइफ है, एक अपर क्लास से बिलोंग करती है और अपने सर्वेंट्स को नहीं भेज रही, बल्कि वो कहती है कि जो मेरी पार्टी है उसके लिए मैंने जो फ्लावर्स खरीदने हैं वो मैं खुद खरीदूंगी जाके। तो आई वुड बाय द फ्लावर्स माई सेल्फ। और यहाँ पर आप ये भी नोट करो कि ये ओपनिंग लाइन है, बिल्कुल नॉवल जैसे ही ओपन होता है तो हमें क्लैरिसा का कैरेक्टर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं ये बात कर लूं कि जो टाइटल है मिसेस डेलोवे, जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है इस वक्त, आप यहाँ पर देखो कि मिसेस डेलोवे में डेलोवे जो है वो इसमें मेल कैरेक्टर है, रिचर्ड डेलोवे, और जो उसकी वाइफ है मिसेस डेलोवे। टाइटल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट है क्योंकि वुमेन आफ्टर मैरिज शी इज टेकिंग द सरनेम ऑफ हर हस्बैंड। रिचर्ड डेलोवे का नाम ले रही है, क्लैरिसा का नाम, क्लैरिसा की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, कोई अपनी पहचान नहीं है। ऑल दो इसमें बहुत जगह क्लैरिसा डेलोवे जब भी वर्ड यूज हुआ तो क्लैरिसा इस्तेमाल होगा बहुत ज्यादा। मिसेस डेलोवे क्यों टाइटल रखा गया, ये शो करता है बेटे सप्रेशन ऑफ द वुमेन को। ये शो करता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है
वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है जहाँ पर ख़वातीन को ये इख्तियार भी नहीं है कि वो अपना नाम इस्तेमाल कर सकें, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। She is known or she is considered to be Mrs. Dalloway. She is not no more Clarissa, but now she is Mrs. Dalloway. तो मिसेज भी वर्ड यूज हुआ है। नॉवल का नाम हम क्लैरिसा डेलोवे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्लैरिसा नहीं किया गया क्योंकि उसकी अपनी पहचान, उसका अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये शो कर रहा है बेटे कि नॉवल का जो टाइटल है वहीं से हमें महसूस होता है कि ये नॉवल जो है it is about Mrs. Dalloway, not Clarissa Dalloway. So there is a difference between Clarissa Dalloway and Mrs. Dalloway. ये सिर्फ लिंग्विस्टिकली डिफरेंट नहीं है, बल्कि थीमेटिकली भी डिफरेंट है। जो नॉवल की एक थीम है बड़ी प्रोमिनेंट फेमिनिज्म की, वो हमें टाइटल से ही झलकती हुई दिखाई देती है। तो मिसेस डैलोवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन द नॉवल बिगिंस with strong, you can say, desire or strong wish of Clarissa that she would buy the flowers herself. She can also send a servant, एलीट क्लास से बिलोंग कर रही है, लेकिन वो कहती है नहीं मैं खुद करूंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को शो करती है। अच्छा, आगे ये बिल्कुल मैं फर्स्ट लाइंस पढ़ रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिए गए हैं, आप उसको ओपन करो अपने पास, तो मैं बिल्कुल इसको पढ़ूंगा और साथ साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, लंदन इज बस्लिंग एंड फुल ऑफ नॉइज दिस वेंसडे। अब ये बताया जा रहा है कि ये वेंसडे का डे है, एक ही दिन की ये कहानी है, सुबह को शुरू होगी, शाम में पार्टी है। इस नॉवल को इस तरीके से भी हम तकसीम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं अपनी समझने के लिए कि मॉर्निंग है जब क्लैरिसा फ्लावर्स लेने के लिए जा रही है, ठीक है, बाजार जा रही है, या आप कह लो कि मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले एक टाइम आएगा जब सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का एक और कैरेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट इस नॉवल में, जो ट्रॉमेटाइज्ड है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से, या जिसको शेल शॉक ट्रॉमा कहा जाता है, उससे मुतासिर है। तो हम वर्ल्ड वॉर का एस्पेक्ट भी देखेंगे इसमें। तो पहला पार्ट मॉर्निंग, दूसरा पार्ट सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का, तीसरा पार्ट आएगा आफ्टरनून, देन वी विल हैव द इवनिंग, और जो पार्टी है जिसमें पार्टी होगी और हमें पता चलेगा कि ट्रेजेडी भी उसको हम कह सकते हैं कि इट वाज द फोर्थ पार्ट विल कंटेन ट्रेजेडी। तो इस तरीके से भी हम इस नॉवल को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन मैंने आपको लोगों की ईज के लिए इस नॉवल को मजीद ब्रेक डाउन कर दिया है 10 पार्ट्स में। तो हम चलते हैं अब इसको सीक्वेंस में। सबसे पहला पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग का, कि क्लैरिसा फ्लावर्स लेने गई है। अब जब ये फ्लावर्स लेने गई है तो राइटर जो है वो हमें लंदन की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि लंदन में मतलब कि स्ट्रीट्स की बातें की जाएंगी, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और ये आपने याद रखना है कि ये पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लंदन है, ठीक है। Okay, London is bustling and full of noise this Wednesday, almost 5 years after. Uh, okay, almost 5 years after war, Big Ben strikes. ठीक है। अब ये बिग बैन जो है ये भी एक बड़ा सिंबॉलिक है, यहाँ पे इसको मैं मजीद डिस्कस आगे जाके करूंगा। बिग बैन स्ट्राइक्स मतलब बिग बैन एक आवाज है, ठीक है। इस पे मैं मजीद बात आगे आने वाले पेजेस पे करूंगा, आने वाले सेक्शन में करूंगा। ये बार बार आपको एक आवाज सुनाई देगी, इसकी क्या वजह है इस पे हम बात करेंगे। द किंग एंड क्वीन आर ऑल एट द पैलेस, ये सारी डिस्क्रिप्शन है, मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ूंगा। इट इज अ फ्रेश मिड जून मॉर्निंग एंड क्लैरिसा recalls one girlhood summer on her father's estate, Burton. She sees herself at 18 standing at the window, feeling as if something awful might happen. Despite the dangers and despite having only a few twigs of knowledge passed on to her by her childhood governess, Clarissa loves life. Her one gift, she feels, is an ability to know people by instinct. अच्छा, अब तक हमें ये पता चला कि क्लैरिसा जो है लेने गई है फूल, लेकिन अब वो अपनी मेमोरीज जो है उसके फादर की स्टेट है बर्टन, और ये उस टाइम को याद कर रही है व्हेन शी वाज 18 इयर्स ओल्ड। अभी कितने इयर्स की है ये? 52 इयर्स की। मंथ आपको बता दिया गया है, जून का टाइम है। फ्लावर्स लेने के लिए गई है, अपने माजी को ये याद कर रही है, और राइटर इज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड ऑफ क्लैरिसा और व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि ये मॉडर्न राइटर है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए
आप देखोगे कि इस नॉवल के अंदर इसको समझना इसलिए भी मुश्किल है वर्जीनिया वुल्फ के इस नॉवल को, क्योंकि ये बहुत आप कह लो कि फ्रीली जो है एक नैरेटिव को दूसरे नैरेटिव में शिफ्ट करेगी। मतलब पहले ये नैरेटिव अभी क्लैरिसा का बता रही है, आगे जाके हम देखेंगे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, पीटर आ जाएगा, फिर नैरेटिव दोबारा क्लैरिसा की तरफ आ जाएगा। फिर एक चीज हो रही है, लेकिन टाइम जो है वो लीनियर नहीं है। जो प्लॉट है नॉवल का वो लीनियर नहीं है। लीनियर प्लॉट क्या होता है? लीनियर प्लॉट कहते हैं बेटे, जिस तरीके से ट्रेडिशनल जो हमारे नॉवलिस्ट थे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, कि इफ देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ बॉय, then he will goes into adolescence stage or adulthood, then old age, and then he dies. A baby is born, then he becomes a toddler, then child, adolescent, adult, then old, and then he dies. तो ये होता है linear plot। इस तरीके से ये linear phases of life है। लेकिन इनका नॉवल जो होता है, मॉडर्निस्ट जो होते हैं, ये लिनियर टाइम को या लिनियर प्लॉट को इस्तेमाल नहीं करते। तो इनका एक नॉन लिनियर स्टेजेस ऑफ टाइम, नॉन लिनियर टाइम, आपको फ्रेगमेंटेशंस नजर आएंगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे कि अभी ये 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड खातून है, ये 18 ईयर्स ओल्ड पे चली जाएगी, उसके बारे में सोचेगी, पास्ट में चली जाएगी, फिर ये प्रेजेंट में वापस आएगी, फिर पीछे चली जाएगी, फिर वापस आएगी। और ये जो शिफ्ट होता है टाइम का, इसी को असल में हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है? और ये राइटर जो है वो इंटेंशनली कर रहा है ये बताने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड्स, व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, टेकिंग प्लेस इनसाइड द हेड ऑफ द कैरेक्टर्स। तो अब तक हमें यहाँ पर इन चीजों के बारे में बताया गया, सिंपल डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई इस तरह की और चीज यहाँ पर हमें नहीं पता चली स्टार्ट में। क्लैरिसा नेक्स्ट रन्स इनटू हर ओल्ड फ्रेंड ह्यू विटब्रेड। Hugh and Clarissa exchange a few words about Hugh's wife, who suffers from an unspecified internal ailment. Beside the proper and admirable Hugh, Clarissa feels self-conscious about her head. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दो यहाँ पे। एक तो ये कि क्लैरिसा इज गिफ्टेड इन अ वे, और ये भी उसका बिलीफ है, उसको ऐसा लगता है, हम इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि क्लैरिसा लोगों को बाय इंस्टिंक्ट जानती है कि कौन इंसान कैसा है। और क्लैरिसा इसलिए भी बड़ी कॉन्शियस है कि कौन उसके बारे में क्या राय रखता है। ठीक है? तो क्लैरिसा इज वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट हर। इसके बाद क्लैरिसा लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करती है, बड़ा डीपली देखती है, और चीजों को कोशिश करती, बहुत ज्यादा सोचती है। शी इज, यू कैन से, शी ओवर थिंक्स अ लॉट। ठीक है? शी ओवर थिंक्स लॉट्स ऑफ द टाइम। कि ये कहती है कि भाई मतलब कि अब इसका एक फ्रेंड है, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड है, ह्यू विटब्रेड, ठीक है, ये उसके बारे में भी, उसकी बीवी बीमार है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक वर्ड्स का एक्सचेंज हमें मिलता है कि वो बातचीत करते हैं। तो वो इससे मुलाकात करता है, तो ये उससे पूछती है कि कहीं भाई तुम्हारी बीवी की तरफ से कोई मसला तो नहीं हो गया, बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं है, तबीयत उसकी ठीक है। लेकिन बात करते करते शी इज मोर कॉन्शियस अबाउट हर हेड। तो अब आप ये देखो कि उसकी बीवी जो है वो बीमार है, his wife is suffering, she is hospitalized, yet she is thinking about an ordinary hat। ठीक है? she is self conscious about her hat। अच्छा, अब past and present continue to intermingle as she walks to the flower shop। she remembers how her old friend Peter Walsh disapproved of Hugh। अच्छा, अब वो ह्यू से मिलके जब फ्लावर शॉप में जाती है, तो अब रास्ते में सोच रही है, चीजें सोच रही है। इसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, तो हम पास्ट को साथ साथ सोची जा रही है, और जो वो सोच रही है उसकी आवाज राइटर ने दी है। वो जो सोच रही है राइटर लिखता है, और हम लोगों को पता चलता है एज अ रीडर्स, हम लोगों को पता चलता जाता है कि राइटर क्या बात करना चाह रहा है, ये जो कैरेक्टर है वो क्या सोच रहा है। तो अब वो क्या सोच रही है, अपने पास्ट में दोबारा पास्ट के बारे में सोच रही है, और उस बर्टन, अपना जो उसके फादर की स्टेट है, वहां पे जो वक्त उसने गुजारा था व्हेन शी वाज इन हर लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज, जो 20-30 साल पुरानी बात सोच रही है, नौजवानी की या जवानी की बात सोच रही है, कि कब उसके दोस्त पीटर वॉल्श ने उसे प्रपोज किया था, एंड हाउ ही प्रपोज्ड हर, एंड हाउ शी रिफ्यूज्ड। सो शी रिफ्यूज्ड
हिज प्रपोजल। ठीक है, ही वॉज इन लव विद हर, वो इसे प्रपोज करता है और ये उसे रिफ्यूज करती है, उसे रिजेक्ट करती है उसके प्रपोजल को। और इसके अलावा वो ये ह्यू व्हिटब्रेड को पीटर पसंद नहीं करता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो एक जो रकीब का जो ताल्लुक होता है वो रकीब को पसंद नहीं किया जाता। इफ देयर आर टू पीपल हु आर क्लोज टू अ वुमन, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। So she thinks affectionately of Peter, who once asked her to marry him. She refused. He made her cry when he said she would marry a prime minister and throw parties. और इसने क्या कहा, मतलब रिफ्यूज ऐसे तो नहीं कर दिया रिफ्यूज, इसने आगे से उसको जस्टिफाई भी किया। और इसने रिफ्यूज करके कहा कि भाई मैं एक दिन जो है ना वो किसी प्राइम मिनिस्टर से शादी करूंगी, किसी स्टेबल बंदे से और किसी रिस्पेक्टेबल बंदे से, और आई विल थ्रो पार्टीज। ठीक है, आई विल बी अ ग्रेटेस्ट, और यू कैन से आई विल बी अ वंडरफुल होस्टेस, आई विल बी द होस्ट ऑफ द पार्टी। अच्छा, यहाँ पर आप एक दो चीजों को अपने जहन में रख लो, नोट कर लो कि क्लैरिसा डेलोवे जो है, शी इज अ वुमन who seeks two things. First is मतलब who seeks two things in her life partner और future life partner। जब वो पास्ट में वो पीटर को रिजेक्ट करती है दो चीजों की वजह से। एक बेटे स्टेबिलिटी, वो रिफ्यूज करती है कि पीटर इज नॉट अ स्टेबल पर्सन। स्टेबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। पीटर जो है, ही इज अ पर्सन हु who cannot be considered to be loyal with a single person for a long period of time। ठीक है, एक तो ये भी स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें जाके पीटर के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा तो हम ज्यादा महसूस करेंगे कि पीटर क्या इसके साथ लॉयल होता या ना होता। दूसरी बात यह है कि वो नॉन सीरियस सा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, रेस्टिगेट हो गया है, तो उसके कोई ड्रीम्स या उसका कोई टारगेट नहीं है जिंदगी में, कोई गोल नहीं है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ही इज नॉट अ स्टेबल पर्सन। क्लैरिसा का जो दूसरी चीज है विच शी सीक्स so much, it was status, social status. It was very important for females of such a society where male is dominant. Having a stable life, having a stable marriage is very important, in addition to having a good status in our life। अब हमारे माशरे को आप देख लो कि हम भी स्टेटस देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैसा ना देखें, हम स्टेटस ना देखें। स्टेटस नस्ब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, निहायत ही अहमियत का हामिल होता है स्टेटस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस। तो अब आपने करना क्या है कि ये चीजें अपने जहन में आपने नोट कर ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन देयर विल बी क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स, तो यू मे बी आस्क्ड about these things and you can refer to such incidents कि कब पीटर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है इनके जहन में। हम कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी आने वाले कुछ मिनट्स में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, तो पीटर Clarissa continued to feel the sting of his criticism, but now also feels anger that Peter did not accomplish any of his dreams। अच्छा, अब ये बात याद रखो कि he made her cry when he said she would marry a prime, oh sorry, ये जुमला जो है पीटर ने कहा था कि भाई तुमने मुझे रिफ्यूज किया, अब तुम देखना मैं किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी ऐसी खातून से शादी करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इस तरह की बात ये पीटर ने कहा, जिसपे क्लैरिसा बहुत रोई थी। ठीक है, अब ये उस वक्त को याद कर रही है कि भी उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, स्टेबिलिटी के लिए, सोशल स्टेटस के लिए इसने रिजेक्ट किया उसको। और पीटर ने फिर आगे से गुस्से में ये बात की जिसपे उसने इसको रुलाया, इसको दुख हुआ, इसको अफसोस हुआ। एंड देन नाउ शी इज फीलिंग एंग्री। दुख तो इसको हुआ है, अभी भी उस वक्त को याद कर रही है ये, लेकिन अब ये उस पर गुस्सा भी है कि पीटर डिड नॉट अकम्प्लिश एनी ऑफ हिज ड्रीम्स। ना तो उसने प्राइम मिनिस्टर से किसी से शादी की, किसी पॉलिटिशियन खातून से ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर से आप जरूरी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ही शादी करेगा। जिस तरीके से इंसान कह देता है कि भाई तुमने मेरा रिश्ता ठुकराया, देखना मैं एक दिन कितने बड़े घर की औरत से शादी करूंगा, ये लड़की से शादी करूंगा। ठीक है, तुमने मुझे पैसे की वजह से ठुकराया, देखना एक दिन मैं कितना पैसा कमाऊंगा। तो इस तरह की बात उसने की। ठीक है, जो बड़ा नॉर्मल होता है, लोग कर देते हैं इस तरह की बात। सो शी कंटिन्यूज टू वॉक। अब ये क्लैरिसा, शी का मतलब क्लैरिसा, शी कंटिन्यूज टू वॉक एंड कंसिडर्स द आइडिया ऑफ डेथ। अच्छा, यहाँ पे
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाई शी इज जस्ट वॉकिंग एंड शी इज कंसिडरिंग अबाउट द आइडिया ऑफ डेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब? मतलब यहाँ पर ये है कि थीम ऑफ डेथ जो है वो मॉडर्निज्म में, मैंने आपको बताया कि नीट्शे जो है उसका बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। रिजेक्शन का जो एक एलिमेंट होता है, निगेशन, रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, rejection of happiness, rejection of faith, rejection of hope. When you cannot see hope, then there is a problem. वो कहते हैं where there is a will, there is a way. जब will ही नहीं है आपकी, तो how you are going to find a way? ठीक है? तो निहिलिज्म या एब्सर्डिज्म जो है वो मॉडर्निज्म में बहुत ज्यादा, या मॉडर्निटी के अंदर, या मॉडर्न नॉवल के अंदर, बिकॉज मॉडर्न फिक्शन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है? तो क्लैरिसा का ये जो एक थॉट है उसके, शी इज थिंकिंग अबाउट डेथ। अब नॉर्मली हम ये बात नहीं करते कि फ्लावर्स लेने जा रही है, अचानक से उसको मौत क्यों याद आ गई। अब आप देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं हमेशा कहता हूं कि जो वर्ल्ड वॉर्स हैं ये कोई छोटी चीजें नहीं है। वेस्ट हैज नॉट सीन सच डेथ्स ऑन सच अ लार्ज स्केल। देखो एक नेचुरल डिजास्टर आता है, फ्लड आता है, प्लेग आता है, दुनिया में हमने कोविड देखा, इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं ये नेचुरली आती हैं। ठीक है? लेकिन वॉर जो होती है, वॉर इज नॉट समथिंग नेचुरल, वॉर इज स्टार्टेड, वॉर इज स्टार्टेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस आर किलिंग अदर ह्यूमंस। ठीक है? राइटर जो होता है वो बड़ा हसास होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। उस वो लोग जो होते हैं, जो जंग में सफर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं या मर रहे होते हैं। ठीक है? इनोसेंट्स, बहुत सी कैजुअलिटीज होती हैं जहां पे आप देखो कोई मिसाइल आया, कोई ग्रेनेड आया, कोई बॉम्ब आया, तो उससे मासूम मरते हैं। तो वॉर जब भी इस कैनवस पे थी, वर्ल्ड वॉर, जहां पे पूरी दुनिया, पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो गया था, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, कुछ पीसफुल कंट्रीज थे जिनको हम बफर कंट्रीज कहते हैं, which remained neutral and they did not participate in the world wars. कुछ कंट्रीज थे ऐसे, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज इन्वॉल्व्ड। और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपस में लड़ रही थी। दुनिया जो है वो एक जंग का मैदान थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑल दो ब्रिटेन वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब देखो शहर में चहल पहल भी शुरू हो गई है, फ्लावर्स पार्टीज थ्रो की जा रही है, तो बजाहिर तो होप नजर आनी चाहिए, लेकिन क्या है कि स्टिल क्लैरिसा इज थिंकिंग अबाउट डेथ। सो इसको हम कहते हैं कि भाई देर इज नो होप लेफ्ट। वर्ल्ड वॉर के जो असरात हैं उसमें सबसे बड़ा असर ये है कि वर्ल्ड वॉर ने लोगों से जीने की, लोगों से खुश रहने की वो एक जो आप कह लो कि जो एहसास है, जो उम्मीद है, वो छीन ली थी। तो ये लोग ट्रॉमेटाइज थे बहुत ज्यादा। एर्नेस्ट हेमिंगवे एक बड़ा फेमस राइटर है, वो भी इसी टाइम पीरियड का है, फेमस राइटर है, नोबेल लॉरिएट है, और नोबेल प्राइज मिला है उसे लिटरेचर में। ही कमिटेड सुसाइड। इस तरीके से जो हम पोस्ट वॉर राइटर्स पढ़ते हैं मुख्तलिफ जो वर्ल्ड वॉर्स के बाद के, दे कमिटेड सुसाइड। पोइट्स हैं सिल्विया प्लाथ, और इस तरीके से ट्रेंच पोइट्स हैं बहुत से, दे बिकेम मैड। तो वर्ल्ड वॉर के ये जो दौरान, ये जो लॉस्ट जनरेशन है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पीपल हु आर बोर्न इन 1870s और 80s, ये जो लोग हैं जो इस टाइम पीरियड में पैदा हुए, 10 से 15 साल का जो टाइम पीरियड है, 1900 से पहले का, 1900 से पहले का, जब वॉर स्टार्ट हुई तो दे वर इन देयर 20s और 30s, एंड दे वर द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। आइदर दे फेस्ड डेथ or they faced they survived or they have lost their beloveds। तो इस वक्त, जिस वक्त में ये नॉवल लिखा जा रहा है, आप देखो तीन कैटेगरीज में लोग हैं ना, या तो वो मर, उनकी बातें करेंगे जो मर गए, इसमें नॉवल में आएगा ऐसे कैरेक्टर, इवांस सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ एक वेटरन सोल्जर है जो सरवाइव कर गया, दूसरी कैटेगरी का इवांस उसका दोस्त है जो मर गया, और तीसरे ये लोग हैं जो सरवाइव कर गए हैं, जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन ट्रॉमेटाइज्ड है, डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन ये डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्निस्ट नॉवल, मॉडर्निस्ट जो हैं
वो ऐसे नहीं बताते हाय मैं डिप्रेस हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। वो ये बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे ये बात। वो इसी तरीके से सेटल वे में वो छुप के आप कह लो कि आराम-आराम से सुकून से आपके ज़हन में ये चीज़ डालेंगे कि हाउ मच ट्रॉमेटाइज्ड they have been because of the horrors of war, because of the terror of war. So they are feeling guilty because of the war. They can still feel the pangs of remorse in their hearts. They are being tormented and tortured by the horrors of world wars. Clarissa reflects that she does not do things. Okay, Clarissa reflects that she does not do things for themselves, but in order to affect other people's opinion of her. अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिसा रिफ्लेक्ट्स ये सोच रही है, और जो ये सोच रही है राइटर हमें बता रहा है दैट शी डज नॉट डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, मतलब फॉर हरसेल्फ, बट इन ऑर्डर टू अफेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ हर, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं करती, वो जो भी करती है लोगों को प्लीज करने के लिए कर रही है। तो एक जो सुपरफिशियल सा उसने लबादा ओढ़ा हुआ है, वो उससे उस पे सोच रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। सो शी इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हरसेल्फ, जिसको हम कहते हैं अपना हिसाब लगाना, मुहासबा करना, कि शी इज थिंकिंग अबाउट द सुपरफिशियलिटी ऑफ हरसेल्फ, ऑफ द पीपल अराउंड हर। अब आप देखो कि गुलाम अब्बास का एक बड़ा फेमस एक अफसाना है उर्दू जुबान में, जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, ओवरकोट। हम लोगों ने, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। ओवरकोट में देयर इज अ कैरेक्टर हु इज वेरी सूटेड बूटेड, वेरी जेंटलमैन, ठीक है, लेकिन जब उसकी एक ट्रेजिक डेथ होती है और उसके ओवरकोट को उतारा जाता है, तो उसके अंदर से एक बोसीदा सा बुनियान वेस्ट जो होती है वो निकलती है, फटे हुए मोजे निकलते हैं, अधबुझा सिगरेट निकलता है। अब वो क्या किया उसने कि उसने लोगों को वो चेहरा दिखाया जो वो देखना चाहते थे, अंदर से उसने अब खुद को छुपा लिया। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारा कि वी प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। हम हमारा आप जो है उसको हम छुपा लेते हैं, मास्किंग कहते हैं इसको, कि वी मास्क आवर ट्रू सेल्फ, वी मास्क आवर ट्रू आइडेंटिटी, एंड वी प्रेजेंट द वर्जन ऑफ आवर सेल्फ which is acceptable to the society, ठीक है। तो क्लैरिसा इसी पे बात कर रही है, यहाँ पे इसी के बारे में सोच रही है, और इसीलिए वो डेथ के बारे में सोच रही है। She read lines about death from a book in a shop window, ठीक है, मतलब वही फ्लावर्स लिए, अब बाजार में सारा इसका टाइम चल रहा है। क्लैरिसा reflects that she does not do things for themselves, but in order to affect other people's opinion of her, she imagines having her life to live over again. Now she is imagining कि क्या होता कि अगर वही 18 साल वाली क्लैरिसा होती और दोबारा से उसको जीने का मौका मिलता, तो वो दोबारा से अपनी जिंदगी को किसी और अंदाज से जीती। She regrets her face, अपने चेहरे को देख के, अब क्योंकि 52 years old, तो चेहरे पे झुर्रियां आ गई, रिंकल्स आ गई, तो she regrets her face, beaked like a bird, and her thin body, कमजोर हो गई है, बूढ़ी खातून हो गई है, अब मिडिल एज है, 52 years old। तो वो अपने आप को देख के कह रही है कि जैसे वो पहले थी, जितनी वो अट्रैक्टिव थी या ब्यूटीफुल थी, या जितनी वो हेल्दी थी, तो वो अब अपनी ही बॉडी को देख के जो है वो अफसोस कर रही है, एंड शी इज थिंकिंग अबाउट व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, और व्हाट कुड हैव बीन हैपेंड अर्लियर, ठीक है, अगर इसकी जिंदगी जैसी है ऐसी ना होती। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं, क्लैरिसा का इनर कॉन्फ्लिक्ट है। मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इसमें। तो पहला क्लैरिसा का इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी इस लाइफ से विच शी हैज चोजन फॉर हरसेल्फ। वो एक पॉलिटिशियन की बीवी है, रिचर्ड डैलोवे एक पॉलिटिशियन है, एलीट क्लास से बिलोंग करता है, एक सोशल स्टेटस है, वो स्टेबल बंदा है, इसकी स्टेबल फैमिली है, इसकी बेटी है एलिजाबेथ। क्या ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है? अगर सेटिस्फाइड है देन व्हाई शी इज थिंकिंग अबाउट हर पास्ट, और अगर पास्ट पे क्या इसको रिग्रेट है, तो शी इज कंफ्यूज्ड
she is thinking and she is uncertain about things, जिसको हम एब्सर्डिटी कहते हैं, जो कि मॉडर्निज्म का एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है, जहां पे इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि उसके जहन में दो कंट्राडिक्टरी थॉट्स चल रहे हैं, दो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपस में, दो डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं कि आइदर शी इज सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, आइदर शी इज हैप्पी और सैड, ठीक है, और ही इज फीलिंग एलिनेटेड, रश में भी अपने आप को तन्हा महसूस कर रही है, लोगों में होने के बावजूद भी अपने आप को एलिनेटेड फील कर रही है, मार्जिनलाइज्ड फील कर रही है। मार्जिनलाइज में ये है कि लोग आपको मार्जिनलाइज करते हैं बट यू आर स्टिल द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। एलिनेटेड जो है वो बिल्कुल ही जब लोग आपको किनारा पे ले जाएं, ठीक है। तो बहरहाल हम इसमें थीम ऑफ एलिनेशन की बात कर सकते हैं। She is conscious that the world, she stops to look at a Dutch picture and feels invisible. She is conscious that the world sees her as her husband's wife, as Mrs. Richard Dalloway. जो मैंने आपको शुरू में टाइटल की बात की कि ये कहती है कि भी लोग यही सोचेंगे कि भाई लोगों के लिए मैं मिसेस डैलोवे हूँ, मिसेस रिचर्ड डैलोवे, कोई क्लैरिसा को नहीं जानता। तो यहाँ पे पैट्रियार्की भी हमें नजर आती है। आगे चलते हैं जी। क्लैरिसा लुक्स इन द विंडो ऑफ अ ग्लव शॉप एंड कंटेम्पलेट्स her daughter Elizabeth, who cares little for fashion and prefers to spend time with her dog or her history teacher Miss Kilman, with whom she reads prayer books and attends communion. Clarissa wonders if Elizabeth is falling in love with Miss Kilman, but Richard believes it's just a phase. Clarissa thinks of her hatred for Miss Kilman, which she is aware is irrational as a monster. अच्छा, अब मैं आपको एक दो कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इसकी बेटी है एलिजाबेथ, उसके बारे में सोचती है। उससे पहले ये ग्लव्स के बारे में सोचती है। एक बंदा है, इसका कोई रिलेटिव है, कोई अंकल है या कौन है, वो इसको बताता है कि भाई वो एक वक्त में इसको मतलब ये पास्ट में याद कर रही है कि बताया गया कि भी एक औरत जो है ना, औरत की मतलब कि एक जेंटल, जिस तरह हम कहते हैं जेंटलमैन, तो एक लेडी जो है उसके ग्लव्स हमेशा अच्छे होने चाहिए। अब ये ग्लव्स की शॉप पे वहां पे ग्लव्स को देखती है तो इसको याद आता है कि मेरी बेटी देखो, उसको शौक ही नहीं है इस तरह के कपड़े शपड़े पहनने का, वो एज अ लेडी वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करती एलिजाबेथ। मतलब ये बड़ी कॉन्शियस है कि लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे कपड़ों को देखते हैं, वो मुझे देख रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये इन चीजों में बड़ी कॉन्शियस है। क्यों? बिकॉज शी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडर्न वुमन, मॉडर्न इन अ सेंस जो हम मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे शी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न वुमन, ठीक है। और एलिजाबेथ जो है वो सेंटिमेंटल है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, ठीक है। उसके जहन में नॉन कन्वेंशनल आइडियाज नहीं है। मिस किलमैन उसकी टीचर है, वो उसको पढ़ाती है और वो भी एक ओल्ड एज लेडी है। और क्लैरिसा की और मिस किलमैन की बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं है और ये उसको मॉन्स्टर कंसिडर करती है और कहती है कि भी मेरी बेटी को जो है ना उसका बहुत बुरा असर है। और रिचर्ड डैलोवे जो है वो सीरियस नहीं लेता इन चीजों को, कहता है ऐसा नहीं, उसकी एज ऐसी है एलिजाबेथ की, अभी वो टीन एज है, ऐसी लड़कियां इस उम्र में ऐसी होती हैं, तो वो इन चीजों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन क्लैरिसा जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है इस चीज को लेके, तो शी इज थिंकिंग अबाउट हर। तो हमें दो नए कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया यहाँ पे, मिस किलमन एंड एलिजाबेथ। अच्छा, अब आगे क्या है कि यहीं से अ कार बैकफायर्स व्हाइल क्लैरिसा इज इन द फ्लावर शॉप। अब ये फ्लावर शॉप के अंदर ही है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये फ्लावर शॉप के अंदर ही सारी चीजें हमें पता चल रही हैं इसके बारे में, जो सारी बातें सोच रही है। एंड शी हैड एंड सेवरल अदर्स टर्न टू ऑब्जर्व। एक कार बैकफायर होती है, ठीक है, वहां पे आवाज आती है और यहाँ से फिर हमें एक नया कैरेक्टर पता चलता है। राइटर जो है नैरेटिव शिफ्ट करता है और हमें एक नए कैरेक्टर की तरफ ले जाता है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक वॉर वेटरन है, इसका दोस्त है इवांस, ही डाइज इन द वॉर and now he survived the war. He came back, but he is mentally sick. He is ill. He is traumatized. इसको कहते हैं shell shock trauma. ठीक है, PTSD, post traumatic stress disorder, which is considered to be a negative consequence of trauma. तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद आया है और इसकी दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये इसको ये पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि इसका दोस्त इवांस जो था ये उसको बचा नहीं सका जंग के दौरान और वो जंग में मारा गया, ठीक है। तो
इसका मतलब कि हमें यहीं पे पता चलेगा सेप्टिमस का। इसकी वाइफ है, उसका नाम है लुक्रेजिया, जिसको रजिया भी हम कह सकते हैं, रेजिया, हिज यंग इटालियन वाइफ, ये सेप्टिमस की वाइफ है। शी इज एम्बेरस्ड बाय द ओल्ड मैनर एंड शी इज ऑल्सो फ्राइटेंड, ठीक है, सिंस सेप्टिमस रिसेंटली थ्रेटन्ड टू किल हिमसेल्फ। वही मैंने आपको बताया कि ट्रॉमेटाइज्ड होके जंग के ये असरात हैं बेटे। जंग का असर यहां तक आ गया कि ही इज ट्राइंग टू किल, ही थ्रेटन्स टू किल हिमसेल्फ, मतलब ही ट्राइज टू डू सुसाइड, he tries to commit suicide because he wants to kill himself. Why he wants to kill himself? Why somebody wants to kill himself? जब when there is not the will to live, there won't be any way to survive or to live. जब आपको लगता है कि अब होपलेसनेस, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस बाकी नहीं रही, अब जीने की कोई वजह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एस्केप ढूंढेंगे। और बेहतरीन एस्केप कहाँ पे मिलेगा? मौत में। क्योंकि बिलीफ ये है, किया जाता है ऐसे लोगों के यहाँ, कि भाई मौत के साथ जिंदगी की जो टेंशन हैं, जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स और भी मिलते हैं। ये सेप्टिमस और लुक्रेजिया, या उसकी जो वाइफ है रजिया, ये दोनों जो हैं, ये कहाँ पर मौजूद हैं? ये मौजूद हैं रीजेंट्स पार्क में। तो ये इंपॉर्टेंट है, रीजेंट पार्क, ये आपने नोट कर लेना है, रीजेंट पार्क, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, यहीं से मैं पढ़। अच्छा, he believes that if he looks, sorry, she leads him to Regent's Park where they sit together। मतलब रजिया जो है अपने हस्बैंड सेप्टिमस को लेके पार्क में चली जाती है, वहां पे बैठते हैं ये। सेप्टिमस थॉट्स आर इनकम्प्रिहेंसिबल टू हिज वाइफ। अब वो जो सोच रहा है, उसकी बेगम की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो वॉर में है, वो उसको लगता है कि अभी भी जंग चल रही है, खत्म नहीं हुई, मतलब वो अभी भी जंग में मौजूद है, ठीक है, और वो अभी तक उस हॉरर में, उस ट्रॉमा में, उसको वो आवाजें शवाजें, धमाके, गोलियां शोलियां सब उसको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही। He believes he is connected to trees and that trees must not be cut down. This is very important. वो कहता है कि जो ट्रीज हैं, दरख्त जो है इर्द गिर्द, ये भी बड़े सिंबॉलिक हैं यहाँ से। ट्रीज मस्ट नॉट बी कट डाउन, क्योंकि ट्रीज जंग के दौरान एक ढाल का काम करते हैं बेटे। एक ये सिंबॉलिकली हम इसको इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, कि ट्रीज जो होते हैं बेटे, वो एक डिफेंस के लिए यूज होता है, और अगर ट्रीज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, दुश्मन आप पे ओपनली अटैक कर सकता है। तो हो सकता है इसलिए he thinks that it must not be cut down. He believes that if he looks beyond the park railing he will see his dead friend. अच्छा, ये वजह भी बता रहा है कि अगर वो जो पार्क की रेलिंग है, वो दरख्तों से ऐसे दरख्त हैं, उसके बाद वो पार्क की रेलिंग है, अगर वो कहता है कि ये ट्रीज हट जाएंगे तो रेलिंग के परे मुझे जो उसका डेड फ्रेंड है इवांस, वो दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा वो आपको एक बताया जाता है कि कुछ प्लेन्स नजर आते हैं आसमान पे, उनकी अब मैं डिटेल में नहीं जाता। तो हम यहाँ से पार्ट 2 की तरफ चलते हैं अब इसी की, मतलब यहाँ पे ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी माइन्यूट सी चीजें हैं, उसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़ा सा इन दोनों पार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। Clarissa enters her home feeling like a nun who has left the world and now returns to the familiar rituals of a convent। अच्छा, अब क्लैरिसा फ्लावर्स लेके वापस आ गई। अब आप देख रहे हो कि नैरेटिव शिफ्ट कैसे हुआ, कि सबसे पहले क्लैरिसा गई है फ्लावर्स लेने, फ्लावर की शॉप से पहले भी वो पास्ट के बारे में सोच रही थी, फिर वो फ्लावर शॉप में आ गई, वो दोबारा अपनी बेटी के बारे में सोचने लग गई, ठीक है। उसके बाद फिर उसको आवाज सुनाई देती है, आवाजें इसमें बड़ी आएंगी यहाँ पे, एक बिग बैन की आवाज आई, कार स्ट्राइक की आवाज आई। कार स्ट्राइक में आपको फिर नैरेटिव शिफ्ट हुआ, सेप्टिमस की स्टोरी स्टार्ट हो गई, क्लैरिसा को पीछे छोड़ दिया उसने, क्लैरिसा की को पीछे छोड़ के सेप्टिमस वारन स्मिथ और रेजिया की उसकी बात स्टार्ट हो गई, रीजेंट पार्क का जिक्र आ गया। अभी यहीं पे सब कुछ चल रहा है। अब क्लैरिसा वापस अपने घर आ गई है, और जब ये घर आई है तो शी बिलीव्स
that she believes she is feeling like a nun who has left the world and now returns to the familiar rituals of a convent. अच्छा, who has left the world. अब नन जो होती है, नन को क्यों इसने टर्म यूज किया कि वाई शी इज फीलिंग लाइक अ नन? बेटे नन जो है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रीस्ट और नन जो होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वर्जिन्स, ठीक है, एंड दे वाव और दे टेक प्रॉमिस that they will not have a family life, they will not have a physical relation with anyone, and they will devote themselves or their time solely to the worship of God and to serve the people, ठीक है, and to spread the word of God क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो आप ये देखो, और फिर उनकी एक लाइफ है, एक रूटीन है, उनकी मॉर्निंग से नाइट तक उनकी एक रूटीन है जो मॉडर्निस्ट के नजदीक एक बड़ी मोनोटोनस सी रूटीन है, बड़ी बोरिंग सी रूटीन है, कि उनको पता है कि भी एक ही उनका यूनिफॉर्म है, ये उनकी रूटीन है, सुबह उन्होंने क्या करना है, दिन उन्होंने क्या करना है, रात में क्या करना है, फिर उनकी दिन की रूटीन खत्म हुई और दोबारा से नए दिन में भी वही काम उन्होंने करना है। तो एक हम ये इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्लैरिसा एंटर्स हर होम फीलिंग लाइक अ नन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्ड एंड नाउ रिटर्न्स टू द familiar rituals of convent. कॉन्वेंट से मतलब चर्च, कि भाई ये जब गई थी घर से तो इसका मतलब जैसे नन जो है वो अपने उस कन्फाइंड उस केज से निकल के बाहर जा रही है, अब वो आजाद है, और जब घर में आई तो दोबारा उस कैद में आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लैरिसा जब बाहर गई शी वॉज फीलिंग गुड एंड नाउ अगेन once she has been back in her house या home room, तो again she is feeling confined, she is having uh, she is thinking about the restrictions imposed by the society, ठीक है। although she does not believe in God, तो यहाँ पे हमें यही पता चल रहा है she से मुराद क्लैरिसा है कि she does not believe in God। अब ये जो जुमला है although she does not believe in God, the moment is precious to her like a bird on the tree of life। ट्री ऑफ लाइफ ये भी एक सिंबॉलिक है, बिब्लिकल रेफरेंस है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ पे बर्ड जो होता है बेटे वो सैपलिंग, जो अर्ली एक स्टेज होती है किसी फ्लावर की, उसको बर्ड कहा जाता है, या किसी पौधे की, ठीक है, बर्ड। बर्ड से ही आगे फिर फ्रूट जो है वो निकलता है, सीड ग्रो करता है। तो बर्ड जो है, why she is considering herself to be a bird on the tree of life although she does not believe in God। तो मॉडर्निज्म में हम ये देखते हैं कि लॉस ऑफ फेथ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम होता है मॉडर्न फिक्शन में या मॉडर्निज्म में, मॉडर्न नॉवेल्स में या मॉडर्न ड्रामा में, लॉस ऑफ फेथ, ठीक है। और अगेंस्ट द ट्रेडिशन, बियॉन्ड द ट्रेडिशन में हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि मॉडर्निस्ट दे चैलेंज्ड, दे मोक्ड एंड समवेयर दे चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल फेथ which is Christianity, prominent in Europe, especially in London, because we are discussing English writers or we are discussing an English novel. So, ascending to her attic bedroom, Acha, Clarissa continues to reflect on her own mortality. Again, she is thinking about life and death. अच्छा, मीनवाइल इसको पता चलता है कि जो इसका हस्बैंड है रिचर्ड डैलोवे, वो लंच के लिए जा रहा है लेडी ब्रेटन के पास। अब लेडी ब्रेटन का जो कैरेक्टर है वो भी इसको बड़ा जेलस करता है कि भाई लेडी ब्रेटन लंच कर रही है रिचर्ड डैलोवे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। लेडी ब्रेटन भी एक एलीट क्लास की खातून है, तो ऐसी क्या बात है जी कि आई वॉज नॉट बींग इन्वाइटेड, वाई आई वॉज नॉट इन्वाइटेड एट द लंच एंड वाई ऑलवेज ही वॉज इन्वाइटेड। तो ये भी एक आउट ऑफ जेलसी। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वाई शी इज थिंकिंग, वाई शी इज हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने रिचर्ड से शादी की, पीटर को रिजेक्ट किया, एंड शी इज हैविंग अ कंफ्यूजन दैट इज शी सेटिस्फाइड और नॉट। इसका जो डिसीजन था वो ठीक था कि गलत था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वजह क्या थी इस कॉन्फ्लिक्ट की। वजह ये थी कि रिचर्ड डैलोवे से ना इसको अटेंशन मिल रही है, ना वो अफेक्शन मिल रही है, ना वो अप्रिसिएशन मिल रही है which she is expecting from
her spouse or her husband. So that is why she is thinking about her decision years ago, that was it the right decision or a wrong decision which she had taken. So as Clarissa takes off her yellow feathered hat, she feels an emptiness at the heart of her life. She has slept alone since she was ill with influenza, but is happy to be solitary. She does not feel passionate about Richard and believes she has failed him in this regard. मतलब आप ये देख लो कि they are not having a good relation with each other. Okay, so they are not, she is not feeling passionate about Richard. And यहाँ पे important चीज है कि she feels sexual attraction to women and thinks she was in love with her friend Sally Satin who spent a summer at Berlin. अच्छा, ये भी हमने बात की थी कि सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली ये लोग डिस्क्राइब करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल के अंदर बड़ा एक्सप्लिसिटली इस चीज को बताया है कि हैविंग intimacy or having intimate or physical relations with the same gender is fine, ठीक है। और मॉडर्निज्म के अंदर ये बड़ा एक्सप्लिसिटली ओपनली इस पे बात करते हैं। पहले अगर आप विक्टोरियन नॉवलिस्ट की बात करो तो वो इतना ओपनली इन चीजों को एड्रेस नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन मॉडर्न थीम्स में एक थीम सेक्सुअलिटी भी है। डीएच लॉरेंस के नॉवेल्स हैं, हम पढ़ लें अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसेस, जेम्स जॉयस की लाइफ को हम पढ़ें या जेम्स जॉयस की हम राइटिंग्स को पढ़ें, उसमें भी हमें ये थीम ऑफ सेक्सुअलिटी मिलता है। इस तरीके से मिसेस डैलोवे जो है, इसमें भी हमें यहाँ पर ये जो थीम ऑफ सेक्सुअलिटी है बड़ा प्रोमिनेंट है। अच्छा, सैली जो है, पीटर, सैली सेटन और डैलोवे, मिसेस डैलोवे जो क्लैरिसा है, ये तीनों जो हैं ये फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स थे बर्टन में। बर्टन क्या है? क्लैरिसा के फादर की स्टेट थी, जो इसने शादी से पहले जो जिस जगह पे रहते थे, वहां पे समर हॉलीडेज गुजारने आई थी सैली, एंड शी वाज फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। सो शी वाज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, सैली सेटन। अब यहाँ से वो खड़ी हुई है, देखो, अपना हैट उतारती है और उसको याद आ जाता है वो वक्त सैली के साथ जो उसने गुजारा, और यहाँ से अब दोबारा आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए वो वक्त दिखाया जाएगा जहां पर इसने सैली को ये मिली थी, वाइट ड्रेस इसने पहना हुआ था, और सारा एक जो है वो इसमें सीन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, अब ये जो सैली के बारे में बता रही है, सैली जो है वो एक रेबेलियस एटीट्यूड रखने वाली खातून है। क्लैरिसा ऐसी नहीं थी हमेशा से। क्लैरिसा जो थी उसके अंदर ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ये सारी चीजें थी, लेकिन सैली से जब ये मिली तो सैली वाज द लीडर हु वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड। which world we are talking about? We are referring to a world of tradition, world of faith, world of patriarchy, ठीक है, जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको चैलेंज किया है सैली और क्लैरिसा, मतलब ये करना चाहती थी सैली सेटन और क्लैरिसा, एंड वंस दे बिकेम फ्रेंड्स। तो सैली जो है वो एक रेबेलियस एटीट्यूड रखने वाली लड़की थी। क्लैरिसा, शी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हर her thoughts, her liberal thoughts, her open-mindedness, her broad-mindedness, you can say, and as well she was also sexually or physically attracted towards her because she considered her so much passionate, so much wild, और इतनी बोल्ड थी कि वो सिगरेट पी रही है खुलेआम, और उसके डार्क हेयर्ड, उस मतलब उसको ऐसे डिस्क्राइब करती है कि वो सिगरेट स्मोकिंग करती है, उसके अलावा उसके डार्क हेयर्ड है, रेबेलियन एटीट्यूड है रखती है, एंड शी वाज वेरी वाइल्ड। तो क्लैरिसा की वो जो मेमोरीज हैं बर्टन की सैली के साथ जो गुजारे हुए लम्हे हैं, उसका तस्करा हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सैली के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर पता चलता है किस हद तक था। अभी वो सैली के बारे में सोच रही है कि अचानक जो है वो घर पे डोर बेल जो है, फ्रंट डोर बेल, वो बजता है, बेल बजती है, और उसको पता चलता है कि भाई कोई आया है आपसे मिलने। कौन आया जी मिलने? पीटर वॉल्श आया मिलने। अब ये वही पीटर वॉल्श है जिसके बारे में सोच रही है। अभी वही दिन चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, अब ये मिलने आया, आफ्टरनून का टाइम, ठीक है। अब ये मिलने आया और मिल के कितने साल बाद मिलने आया, मतलब
ये 30 साल पुरानी बात थी जो पहले सोच रही थी। तो आफ्टर 30 years still what he is thinking about her and what she is thinking about him, ये हम देखते हैं। The front doorbell rings and Peter Walsh surprises Clarissa with an unexpected visit. So it was totally unexpected visit, and she was surprised by an alarming visit, sudden visit of Peter Walsh, her childhood friend, or you can say her ex or her ex lover, you can say her friend, one of the best friend. अच्छा, पीटर की कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ पे कि ही इज अ पर्सन हु प्लेज विद हिज पॉकेट नाइफ। उसके पास एक पॉकेट नाइफ होती है जिसे वो खेलता है, एज ही ऑलवेज डिड, and he feels irritated with Clarissa for the kind of life she is chosen to live with conservative Richard. अच्छा, अब मैं आप ये देखो, रिचर्ड कंजर्वेटिव है, पीटर उसको कह रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि भी अपनी जिंदगी इसने खराब कर दी, क्लैरिसा ने मुझे ठुकराया, मुझे रिजेक्ट किया, रिचर्ड के साथ शादी की, वो कंजर्वेटिव आदमी है। अब ये तीनों जो है, सैली, पीटर, पीटर जो है वो ओपन माइंडेड है, ऑक्सफोर्ड से निकाला गया, कुछ ऐसा किया उसने जो निकाला गया होगा। तो या ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, इंडिया गया और एक्सप्लोर करना, मतलब वो बड़ा एक ओपन माइंडेड फिगर, कहता है कि भाई मैं दुनिया देखूं जाके, मैं ये करूं वो करूं ये करूं। कंजर्वेटिव लोग होते हैं जी, भाई मैंने ये करना है, उनको पता है अपनी गोल्स। ऐसे लोगों, मॉडर्न्स जो हैं वो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव कहते हैं, जो अपनी लाइफ को जो है वो कहते हैं कि लकीर का फकीर है, कोई नए इनोवेटिव चीज नहीं लेके आते, कुछ नया नहीं करते। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल जो है ना, वो लकीर के फकीर जिनको कहा जाता है, ये वो है। तो पीटर वॉल्श इज नॉट लाइक दिस, सो पीटर कंसीडर्स हर डिसीजन टू बी अ फॉल्स डिसीजन, दैट व्हाट शी हैज डन टू हरसेल्फ। रिचर्ड से शादी की, वो एक कंजर्वेटिव इंसान है, so he feels irritated with Clarissa for the kind of life she's having with Richard, seeing that she's been mending a dress. अब वो इत्तेफाक ऐसा होगा कि जिस टाइम वो आया तो वो अपना ड्रेस मेंड कर रही थी, तो मतलब she is very much focused and very much conscious about her dressing. Why? That what people would say about me, about my dresses. So dress is the index of your personality. ठीक है, ड्रेसिंग को देख के लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो she is like that. He assumes she has simply been wasting time with parties and society. अब यही कौन है? पीटर है। अब यहाँ से नैरेटिव शिफ्ट हो गया ना, हमें पीटर की कहानी स्टार्ट कर दी है सारी, कि पीटर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल रहा है। पहले पॉइंट ऑफ व्यू था क्लैरिसा का, फिर सेप्टिमस और रजिया का, फिर दोबारा क्लैरिसा का, अब क्लैरिसा से दोबारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया पीटर की तरफ। अब हमें पीटर के दिन में क्या चीजें चल रही हैं वो पता चलेगी, व्हाट पीटर इज थिंकिंग अबाउट क्लैरिसा। So she has simply been wasting time with parties. अब इसके लिए it's a just wastage of time, that throwing parties and society. और एक वक्त में ये खुद उसको कह के गया था कि भी देखना मैं एक दिन ऐसी शादी करूंगा और ऐसे खानदान में शादी करूंगा और पार्टीज थ्रो करूंगा। अभी ये कह रहा है she is wasting her time and society since he left for India, जब से ये इंडिया गया, shortly after Clarissa rejected his marriage proposal, जैसे ही उसने इसको रिजेक्ट किया ये इंडिया चला गया। अच्छा, अब ये आने का पर्पस बताता है क्लैरिसा। अब यहाँ पर हर चीज मैंने मेंशन नहीं की, यहाँ पर यह है कि जब ये आता है, आप टेक्स्ट को अगर रीड करो तो नॉवल को, ये आता है तो क्लैरिसा से जब मिलता है एंड ही होल्ड्स हर हैंड्स, तो क्लैरिसा फील्स यू कैन से द सेम एनर्जी विच ही हैड सो मेनी इयर्स बैक, डेकेड्स बैक। उसको वो वही बात है कि वो जख्म जो है वो ताजा हो जाता है उसका। कहते हैं हरा जख्म जो है ना, वो जख्म भरा तो नहीं है, वो पहले से कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। तो पीटर जो है वो उसका जब हाथ थामता है तो उसको पता चल जाता है, महसूस होता है। जैसे अब ये क्योंकि ओल्ड एज में मिलते हैं, दो दोस्त हैं, दे वर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर, तो उसको सब याद आ जाता है, मेमोरीज याद, उसकी वो नॉस्टैल्जिया में चली जाती है और वो सोचती है उस चीज को कि हाँ, कहीं ना कहीं अब भी उसके दिल में जो है वो मोहब्बत बाकी है उसके लिए। अब वो आगे से क्या कहता है जी, ही सेज, वो रीजन बताता है, he says he is in town to arrange a divorce for his young fiancée Daisy। अब इसलिए उसने पीटर को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो एक दिल फेंक किस्म का इंसान है, उसको पता है कि ये ज्यादा अरसा लॉयल नहीं रह सकता, किसी एक के साथ टिक के नहीं रह सकता। जब ये इंडिया गया तो इसको एक ऑफिसर की वाइफ
जिसके 2 बच्चे भी हैं, वो पसंद आ जाती है, जिसका नाम डेजी है, who live in India and has 2 children. He imagines that Dalloways consider him a failure. तो ये कहता है कि भाई डेलोवे से मुराद रिचर्ड और अभी क्लैरिसा डेलोवे, वो हमेशा यही कहते हैं कि पीटर ने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, कोई काम अकॉम्प्लिश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमेशा बातें करता था, किया कुछ नहीं। लेकिन वो यही कहता है कि भी डेलोवेज इसको हमेशा से एक फेलियर कंसिडर करते हैं। क्लैरिसा फील्स लाइक अ फ्रीवलस चैटरबॉक्स अराउंड पीटर। अब वो जेलस होती है क्योंकि वो सोच रही थी, अब उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी जगह है, पीटर उसके बारे में क्या सोचता है क्लैरिसा को नहीं पता, और क्लैरिसा उसके बारे में क्या सोचती है पीटर को नहीं पता। वो एक जेलसी अभी भी उसके दिल में है। वो उसके 2 बच्चे भी हैं और एक ऑफिसर की वाइफ है, ये उसकी डिवोर्स के लिए इधर वकील ढूंढ रहा है, इसलिए आया हुआ है यहाँ पे लंदन में। Moved by his memories and made sensitive by the sheer struggle of living, Peter burst into tears. अब वो सारी यादें वापस आ जाती हैं, जाहिर सी बात है, वो टाइम सब वो सोचते हैं उसको टाइम को, और पीटर जो है वो रो पड़ता है उसके सामने। अब उसको वो कंफर्ट करती है। क्लैरिसा टेक्स हिज हैंड एंड she wonders briefly to herself whether she would have been happier if she had married Peter instead of Richard. अब जब वो रोता है उसके सामने, टूटता है, बिखरता है, तो क्लैरिसा को रियलाइज होता है कि भाई क्या उसने फैसला सही किया कि नहीं। अगेन वो उसी डायलामा में चली जाती है जिसपे पहले वो सोचा करती है कि क्या मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती अगर मैं रिचर्ड से शादी ना करती और पीटर से शादी करती। पीटर आस्क्स क्लैरिसा इफ शी इज हैप्पी, लेकिन उसी वक्त जो है वो एलिजाबेथ आ जाती है। उसी वक्त एलिजाबेथ जो है वो कमरे में एंटर हो जाती है, उसकी बेटी, बिफोर शी कैन आंसर। अब उसके बाद बस जो है वो पीटर चला जाता है वहां से, और जब वो पीटर जा रहा होता है तो क्लैरिसा पीछे से कह रही होती है, रिमेंबर माय पार्टी टुनाइट, क्या मेरी पार्टी में अब आए हुए तो मेरी पार्टी में जरूर आना। तो यहाँ पे हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखने में मिलती हैं। एक तो ये कि पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट, और वो चाहती है कि वो उसको दोबारा देखे, उसकी पार्टी में आए। तो ये मतलब वो कहते हैं कि भी भूलने से भी वो बुला नहीं पाई। फासले जो हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, वो बुलाने से भी भूल नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो जो मोहब्बत का बीज है वो अ, परवान चढ़ गया एक बार, तो वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा दरख्त ना बने, पेड़ ना बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में मौजूद रहता है। तो एक तो ये चीज हो गई है। दूसरा, आप ये देखो कि अगर हम इन दो पार्ट्स का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं मुख्तसर सा, उसमें यह है कि मिडिल एज क्लैरिसा, she struggles to find her role in a society that places great importance on fulfilling sexual stereotypes. So she feels invisible, none like now that she is over 50 and will not have any more children. अब इसका वो वक्त गुजर गया है। अब वो सोचती है कि अब वो सेक्सुअली उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उतनी एक्टिव नहीं है जैसे नन है। ठीक है, नन वर्जिन होती है, शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी चिल्ड्रन एनी मोर। तो वो इसलिए भी जवानी के बारे में सोचती है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ ब्लॉसम, देयर वाज अ ब्लूम इन हर लाइफ, व्हेन शी वाज वेरी मच एक्टिव फिजिकली। ठीक है, she feels silly in her yellow feathered hat in front of Hugh because Hugh is handsome and well dressed, and in some ways Clarissa now feels as if she has no sexuality at all, कि वो इतना हैंडसम और ये सूटेड बूटेड बंदा ह्यू अभी भी, हालांकि वो भी ओल्ड है, बड़ा हैंडसम लग रहा है, लेकिन क्लैरिसा जो है वो अपने आप को बड़ी ऑकवर्ड फील कर रही है, पतली सी है, कमजोर सी है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, और येलो कलर का हेड पहना हुआ है। उसके बाद क्लैरिसा की जो डॉटर है एलिजाबेथ, वो अब जवान हो चुकी है, and with mothering behind her, Clarissa tries to discover her purpose in life since women of her class and generation were not trained for careers. अब ये कि now she is thinking as a mother. Clarissa feels her role is to be a meeting point for others. She gathers people together as she will at her party that night. No matter how uneasy she feels in her own life, she hides it so that others can feel comfortable. ये बड़ा एक important aspect है, वही मैंने जो आपको overcoat की example दी, कि she is a woman who is not satisfied with her life. She is having an inner conflict, internal conflict, that whether she is satisfied or dissatisfied, but she wants to present the best version of herself in front of others.
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्लैरिसा डेलोवे के कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। हाउ uneasy she feels in her own life, but she wants to make other people's comfortable. So she sews the torn fold of her party dress back into place, masking both the flaws in the fabric and her own uneasiness. ये जो थोड़ा सा वो कपड़ा जो है वो अगर खराब हो चुका होता है तो ये उसको सीव कर रही है, मेंड कर रही है, सिलाई कर रही है। तो ये भी बड़ा सिंबॉलिक है कि वो जो कपड़ा सी रही है दर हकीकत वो सिर्फ कपड़े को सी नहीं रही, बल्कि वो उसके अंदर की जो अनईजीनेस है, जो एब्सर्डिटी है, जो कंफ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसको भी हाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर कपड़ा कहीं से फटा हुआ होता है तो हम उसको इस तरीके से सफाई के साथ सीते हैं, अंदर से सिलाई करके, ताकि वो बाहर से बज़ाहिर देखने से नजर ना आए। तो ये दर हकीकत उसी को आप कह लो कि एक एनालॉजी है समझाने के लिए। She even gathers herself together by pursuing her lips and making her face into one diamond. She feels it is her job to be a refuge for others and to conceal the strain and artificiality of gathering diverse parts of life together. बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पढ़ सकते हो, आपके पास ये फाइल मौजूद होगी, आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लो हार्ड फॉर्म में। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, इस तरीके से आप लोग इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिया हुआ है, ओके। इसके अलावा कुछ प्रोनाउंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो राइटर के, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कि वी आर जनरली, ये मैं पार्ट 1 पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 2 पे, कि वी आर जनरली इमर्स्ड इन द subjective mental world of various characters. Although the book is written in the third person, referring to characters by proper names as well as the pronouns he, she, and they, Woolf seldom uses quotation marks to indicate dialogue, as in most of Clarissa's encounter with Hugh Whitebread. तो इसमें quotation marks जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करती है वर्जीनिया वुल्फ। जैसे वो डायलॉग्स होते हैं ना कि क्लैरिसा ने ये कहा, कोटेशन मार्क्स में डायलॉग लिखा हुआ है, ह्यू व्हिटब्रेड ने ये कहा, कोटेशन मार्क्स में डायलॉग, तो ये वुल्फ इसका बहुत कम इस्तेमाल करती है, ठीक है। Why? To ensure that the divide between characters' interior and exterior selves remains fluid. इसी को stream of consciousness कहते हैं। In this way, Wolves the writer allows us to evaluate characters from both external and internal perspective. देखो, जब हम डायलॉग बोलते हैं तो वो जो जुबान से बोल रहे हैं हमें से वही सुनाई देता है, लेकिन वुल्फ जो क्या करती है, वो डायलॉग्स में कोटेशन मार्क्स यूज ही नहीं करती, तो उससे हमें पता चलता है कि वो जो सोच रही है हम वो भी पढ़ रहे होते हैं, करेक्टर सोच क्या रहा है वो भी पढ़ रहे होते हैं, बोल क्या रहा है वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हमें मिलते हैं लोगों के। सो वी फॉलो देम एज दे मूव फिजिकली थ्रू द वर्ल्ड। जैसे जैसे वो जा रही है फ्लावर शॉप पे, फिर रीजेंट पार्क पे, फिर घर वापस आ रही है, सारी चीजें हमें मिल रही है। रीजेंट पार्क पे वैसे ये नहीं जाती। द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द नैरेटिव डेमोन्स्ट्रेट द अनरिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी। अच्छा, मेमोरी जो है वो अनरिलायबल है। क्यों भाई अनरिलायबल है? इसलिए अनरिलायबल है कि मेमोरी भी तो लीनियर नहीं है ना। किसी जगह पे इसको कोई कौन सा इवेंट याद आ गया, कोई किसी जगह पे इसको कौन सा इवेंट याद आ जाएगा, किसी जगह पे कौन सा इवेंट याद आ जाएगा। पीटर का भी यही है, सेप्टिमस का भी यही है। तो मेमोरी जो है वो भी अनरिलायबल है। अनरिलायबल नैरेटिव जो होता है ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट थीम होता है मॉडर्न नॉवल के अंदर। अच्छा, फिर इसी सेक्शन में क्लैरिसा, सेप्टिमस एंड अदर कैरेक्टर्स इंटरप्रेट। What they interpret? They interpret, then reinterpret themselves and others constantly, changing their minds, misremembering, contradicting previous statements. Contradiction जो है ये बहुत ज्यादा हमें मिलेगी, हम आगे जाके दोबारा भी पढ़ेंगे इसको। Even simple facts such as somebody's age are occasionally vague since people's memories are different and sometimes wrong. अच्छा, ये जो जितनी भी इसकी मेमोरीज हैं इस पे हम यकीन नहीं करते। हो सकता है, अब देखो मिसेस डेलोवे ये जो नॉवल लिखा गया है इसमें जो क्लैरिसा की मेमोरीज हैं ये उसकी मेमोरीज हैं, पीटर की मेमोरीज कुछ और कह रही हैं। अब एक ही चीज को, एक ही टाइम पीरियड को सैली सेटन का पर्सपेक्टिव होगा और डिफरेंट होगा, पीटर का जो पर्सपेक्टिव होगा डिफरेंट होगा, और जो क्लैरिसा का पर्सपेक्टिव होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मेमोरीज हैं इसकी मिस रिमेम्बरिंग है, कि जो इंसान जितना याद कर पाएगा वो उसको बयान कर रहा है। और क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं कि भी कौन ठीक कह रहा है? तीनों में हमें डिफरेंसेस नजर आएंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है अनरिलायबल नरेटर या अनरिलायबल नरेशन इन द स्टोरी।
अच्छा, उसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो सेप्टिमस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से। दो सेप्टिमस शेयर्स मैनी ऑफ क्लैरिसा's traits, he reacts differently to the passing car that thrills Clarissa and other bystanders. सेप्टिमस शेयर मैनी ऑफ क्लैरिसा's traits, ये हम बाद में इनके कैरेक्टर्स को एनालिसिस करेंगे आखिरी लेक्चर में कि क्लैरिसा और सेप्टिमस में क्या फर्क है, किन चीजों में ये कॉमन है। ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, इनकी स्टोरी पैरेलल चल रही है साथ साथ। आगे चल के हम देखते हैं पार्ट 3 में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मजीद बात करेंगे पीटर के ऊपर, पीटर के बारे में, पीटर वॉल्श के कैरेक्टर को डिस्कवर करेंगे मजीद, क्लैरिसा पे बात करेंगे और सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब ये जो इसका हमारा पहला जो लेक्चर था, इसके जो 2 पार्ट्स थे, इस पे हमने एक एक्सटेंसिव गुफ्तगू की है। आप को अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इस सेक्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप डेफिनेटली ज़रूर पूछो। ठीक है, तो आई आई होप कि यहाँ तक हमारा जो जितना भी इस लेक्चर में हमने बात की है वो आपको समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी comment to say, you can drop your comments in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.